अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू बैक अगेन ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जेके पास फाउंडेशन क्लासेस। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री के सारे गेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आज हम बेटा लेके आए हैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट। ठीक है, तो ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा उन्हें हम डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ से आया है? एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या? तो एग्रीकल्चर बेटा हमने कहा है कि लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है एग्री मीन सॉइल, और कल्चर का मतलब क्या होता है बेटा? कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या है? कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ सॉइल। सो बेटा इसे कहा कि इट इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या है? एक साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन है। कहां से बेटा? क्रॉप्स को रेयर करना, लाइफ स्टॉक को रेयर करना। ठीक है, और कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा? देखिए, एग्रीकल्चर, फेवरेबल टोपोग्राफी एंड सॉइल क्लाइमेट। टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट बेटा इफेक्टिव फैक्टर्स है। मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कौन कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग है? एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। तो बेटा हमने कहा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग बेटा, सबसिस्टेंसिव फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है, ट्रांसफर फार्मिंग है, इंटेंसिव फार्मिंग है, एक्सटेंसिव फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग और मिक्सड फार्मिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द फॉर्म सिस्टम। फॉर्म सिस्टम क्या बेटा? फॉर्म सिस्टम बेटा बिल्कुल एक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है जिस जो रिक्वायर करता है बेटा इनपुट, हाँ, ताकि हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिले, जिसमें बेटा इनपुट की जब हम बात करते हैं तो बेटा सीड्स, वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड, फर्टिलाइजर्स, ये बेटा हमारा इनपुट होता है जो हम यहाँ से डालते हैं। और बेटा उसके बगैर प्लग, हार्वेस्टिंग, सोइंग है, ये बेटा इरिगेशन, इसमें हमारा इनपुट होता है। और बेटा प्रोसेस, और फिर लास्ट पर हमें वहां से डिजायर्ड आउटपुट यानी बेटा हार्वेस्ट मिलता है। व्हाट इज शिफ्ट कल्टीवेशन? मेंशन द डिसएडवांटेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या, उसके डिसएडवांटेज क्या बेटा? शिफ्टिंग फार्मिंग बेटा जब फार्मर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, ठीक है, प्लेस टू प्लेस। डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है बेटा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बर्न एंड स्लैश भी आता है, जहां पर आप एक जगह पर इस एक बार कल्टीवेशन करते हो, फिर बेटा कुछ साल के बाद, कुछ टाइम के बाद दूसरी जगह कल्टीवेशन करते हो। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ फर्टिलिटी होता है, ठीक है, पर्टिकुलर लैंड की। लीड्स टू सॉइल एरोजन बेटा हो सकता है, बर्निंग ऑफ ट्रीज हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, इनसफिशिएंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? प्राइमरी एक्टिविटीज अगर हम देखेंगे एक्टिविटी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होती है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और टर्शियरी एक्टिविटीज बेटा ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होती है। मॉडर्न डेज में बेटा आप अगर देखोगे ना, ये कहां पे होती है? ये बेटा टर्शियरी सेक्टर, कम्युनिकेशन या बेटा सर्विस सेक्टर में देखी जा सकती है। हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या है बेटा? प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहां है बेटा? ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है या एग्रो बेस्ड एक्टिविटी है, एग्रो बेस्ड या हार्ड वर्किंग से जुड़ी हुई है। और बेटा जो टर्शियरी है, टर्शियरी ये बेटा किससे जुड़ी हुई है? ये सर्विस सेक्टर बेस्ड एक्टिविटीज है, सर्विस सेक्टर बेस्ड एक्टिविटीज है। चलिए हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बेटा पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में क्या है बेटा? यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी प्रैक्टिस जहां पर आप फैमिली की नीड्स को पूरा करते हो, ये ट्रेडिशनल है, लो लेवल टेक्नोलॉजीज में यूज होती है, बिल्कुल कोई खादों का इस्तेमाल नहीं, HYYs का यूज नहीं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ठीक है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्या होता है बेटा? फार्मर कल्टिवेट करता है छोटे छोटे प्लॉट्स और लैंड पर, ठीक है, सिंपल टूल्स यूज करता है, ज्यादा लेबर यूज करता है, क्लाइमेट विद, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डेज बेटा यहाँ पर सनशाइन की जरूरत होती है, फर्टाइल सॉइल जरूरत होती है। ठीक है, और बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन कौन से क्रॉप बेटा? राइस मेन क्रॉप है इंटेंसिव, हाँ, इसमें बेटा इसके बगैर वीट, माइज, पल्सेस और बेटा ऑयल सीड्स भी इंटेंसिव सबसिस्टेंसिव में आते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे तो कहते हैं एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंसिव फार्मिंग। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंसिव फार्मिंग क्या है बेटा? ठीक है, उसमें बेटा 3 मेजर टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंसिव एग्रीकल्चर पाया जाता है, जो क्या क्या है इसमें बेटा हमने देखा है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग। ये बेटा इसके क्या है? पार्ट सेट, 3 टाइप्स ऑफ मेजर, यानी शिफ्टिंग, फिर बेटा प्रिमिटिव और इंटेंसिव। चलिए बेटा इंटेंसिव सबसिस्टेंसिव फार्मिंग। तो आगे चलेंगे बेटा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन क्या है बेटा? द 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सबसिस्टेंसिव फार्मिंग, पैस्टोरलिज्म एंड इंटेंसिव फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन्वॉल्व्स बेटा रोटेट, इसमें होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, सबसिस्टेंसिव फार्मिंग बेटा ज्यादातर फोकस करती है प्रोड्यूसिंग एनफ फूड फॉर फैमिली। फार्मर जहां पर अपनी फैमिली के लिए फूड प्रोड्यूस करता है वो किसमें आता है? सबसिस्टेंसिव में ही आता है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन आएगा जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ टी, राइस, जूट, कॉटन। बेटा अलग अलग है ना, तो राइस क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा, खरीफ क्रॉप है, रिक्वायर है बेटा हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर। और सॉइल कैसी चाहिए बेटा? इसे सॉइल चाहिए कौन? एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल बेटा इसे चाहिए। ठीक हो गया। फिर बेटा वीट की बात करेंगे बेटा, ये कूल सीजन में बेटा, यानी ये रबी क्रॉप है, ठीक है, सनशाइन, ब्राइट सनशाइन बेटा इसको चाहिए पकने के लिए। 50 से 75 सेंटीमीटर बेटा इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा अगर आप देखोगे
ये कहाँ पर है बेटा, ये याद रखिएगा रबी सीजन में। और अगर आप देखोगे बेटा रशिया, यूएसए, कनाडा, यहाँ पर बेटा ये क्रॉप बहुत अच्छे से दुनिया भर में उगती है। और इसके बगैर इंडिया में अगर आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन में बेटा वीट बहुत अच्छी खासी उगती है। ठीक, फिर बेटा इसके बाद हमें शुगर केन का डिस्कस करना है। शुगर केन बेटा ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है, ये बेटा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगती है। 21 टू 27 डिग्री टेम्परेचर बेटा। एनुअल रेनफॉल कम से कम 75 टू 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, फिर बेटा हम कॉटन की बात करेंगे बेटा। ब्लैक सॉइल में उगता है, हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल चाहिए इसको, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसकी ग्रोथ को। ये खरीफ क्रॉप है और बेटा 6 से 8 महीने चाहिए इसको मैच्योर होने में। फिर बेटा बात है जूट की, इसे वेल नोन बेटा गोल्डन फाइबर, हाँ, ग्रोज वेल ऑन ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। ये बेटा कहां पर जूट, कहां पर बेटा ड्रेनेड, वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, ये बेटा फ्लड प्लेन्स में ज्यादातर उगती है। ये हर साल बेटा सॉइल इसके लिए रिन्यू होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर इसके लिए जरूरत है। तो बेटा वेस्ट बंगाल में ये क्रॉप बहुत अच्छे से 90% जो इंडिया की क्रॉप प्रोडक्शन है बेटा जूट की, वो वहीं से उगती है, नेचुरल फाइबर है। ठीक है बेटा, ये कहां पे उगती है, सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बेटा उगती है। डी फर्टाइल वेल ड्रेनेड सॉइल चाहिए जो रिच ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर उसमें होना चाहिए। टी बश इज रिक्वायर्ड, इनमें बेटा वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट इसे चाहिए पूरे साल। ठीक है, बहुत अच्छा रेनफॉल इसे चाहिए, कम से कम 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में, 250 सेंटीमीटर के बीच में। क्या होता है टर्म का, ये टर्म इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, जो ज्यादातर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जैसे आयरन स्टील के साथ डिस्कस करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, हाँ, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, और इसके बाद बेटा सर्विस लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, ये बेटा याद रखिएगा, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो डील करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के साथ, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक हो गया क्लियर। इसके बाद बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में है। क्यों, एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री बेटा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कंट्री के लिए। हाँ, द कोऑपरेटिव, फिर बेटा आप देखिए क्या लिखा है, द कोऑपरेटिव सेक्टर आर विद रिगार्ड टू द सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, फैसिलिटेट अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिव मोर बेनिफिट टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे कोऑपरेटिव इंडस्ट्री से बेटा क्या होता है, आम इंसान को, जमींदार को, एक काम वाले को डायरेक्ट बेटा इंसान को फायदा मिलता है। ठीक, चले आगे। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म इंडस्ट्री, ये बेटा हमने अभी डिस्कस किया टर्म इंडस्ट्री, और बेटा कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को भी हमने डिस्कस किया अभी। चलिए अब पूछा गया है व्हिच इंडस्ट्रीज ऑफर्ड एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाई। मॉडर्न इंडस्ट्री में बैकबोन किसको कहा जाता है बेटा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। हर कोई चीज बेटा आयरन की बनी हुई, हमारी हर एक स्टील और आयरन की बनी हुई हमारी इंडस्ट्रीज में जरूरत है। मशीनरी से लेकर बेटा मेटल शिप्स तक, ट्रेन से लेकर ट्रक्स तक, ठीक है, ऑटो से लेकर बेटा बड़े बड़े जो हमारे ट्रसेस बनते हैं वो यही से मिलती है। दैट वाई बेटा सेफ्टी पिन से लेकर बेटा हमारे मकान की छत तक इसी की बनी हुई है। दैट वाई बेटा हम कहते हैं इट्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस बताना है। तो बेटा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, ये बेटा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, मैनेज गवर्नमेंट करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बेटा ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, कंट्रोल्ड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल और बेटा ग्रुप बिजनेस एंटिटीज, ये वेलफेयर के लिए बनी होती है। ठीक है, वेलफेयर के लिए बनी होती है और बेटा ये प्रॉफिट के लिए ज्यादातर काम करती है। ठीक हो गया क्लियर। प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिशरी एक्टिविटीज क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स बेटा माइनिंग, क्वायरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, ठीक है, हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। और सेकेंडरी एक्टिविटीज बेटा क्या होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ डील करती है। टेरिशरी सेक्टर की एक्टिविटी जो बेटा है वो इंश्योरेंस सर्विस और सर्विस टूरिज्म, जहां टूरिज्म, एजुकेशन और बेटा बैंकिंग कम्युनिकेशन के साथ डील करती है। चलिए गिव सम एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सम एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेटा कौन कौन है, डायरी है, पोल्ट्री है, शुगर केन है, लेदर है, रबर है, बायोफ्यूल है, राइस मिल्स है, जूट, पेपर, टेक्सटाइल, वेजिटेबल्स, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, पिकल, जैम, शिप्स, टी एंड कॉफी है। अच्छा, डिटेल अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जब हम बेटा आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये फीडर इंडस्ट्री मानी जाती है। ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, यहाँ से बेटा रॉ मटेरियल भी मिलता है और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनपुट इंक्लूड्स आयरन, और बेटा इसमें इनपुट होता है कोल, लाइमस्टोन और लेबर वगैरह। प्रोसेस इंक्लूड्स कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील, बेटा फिर यहां से क्या मिलता है, इसका मेन काम क्या होता है, आयरन ओर किसमें, स्टील में कन्वर्ट करना। द आउटपुट इज स्टील, और फिर बेटा क्या मिलता है, स्टील आउटपुट में मिलता है। डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
IT, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म दैट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट। तो बेटा आपको पता होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटा जैसे आजकल लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, ठीक है, या बाकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह बेटा यहाँ पर लगते हैं जहां पर अपने इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री को हम बेटा जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, हाँ, ऐसे बिजनेस को जहां पर हम डेटा मैनिपुलेट डेटा वगैरह बेटा करते हैं, ठीक है, तो उसी को बेटा हम IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ग्रोइंग है बेटा, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, इंटीग्रल पार्ट हमारी लाइफ का है ये, ठीक है। जैसे बेटा आप देख सकते हैं आंसर को, आप देख सकते हैं, आप बेटा इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ कर बेटा आप इसे फिर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। चले आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को। बेटा हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक जियोग्राफिकल, एक नॉन जियोग्राफिकल, ठीक है। इसमें बेटा हमारे एक इंडस्ट्री के लिए जो मेन फैक्टर है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये बेटा वो फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जॉइंट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर इज टोटली ये बेटा गवर्नमेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। जॉइंट सेक्टर बेटा ये सेगमेंट क्या होता है, इसमें बेटा क्या होता है, कभी कभार बेटा ये पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी, हाँ, कॉन्फिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट होता है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, रेल रूट्स एंड एटॉमिक पावर। अब बेटा जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं ये गवर्नमेंट रन होती है, और जॉइंट सेक्टर बेटा कभी कभार क्या होती है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, इनमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अथॉरिटीज होती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर में बेटा ज्यादातर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी गवर्नमेंट चलाती है। एग्जांपल अगर हम बेटा देखेंगे रेलवे है, एटॉमिक पावर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा कहा गया है एक्सप्लेन द टर्म ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को हम डिफाइन करते हैं, रिसोर्स दैट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल एंड द मेंटल फिजिकल कैपेसिटी ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। जो बेटा लोग काम करने के लिए विलिंग हो, ठीक है। द बिजनेस सेक्टर स्पेशली ट्रीट्स ह्यूमन रिसोर्स एज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वन कैन, यानी बेटा ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं हम काबिल, एबल, कैपेबल वर्किंग पीपल को, ठीक है, वर्किंग पीपल को, ठीक है। वैल्यूएबल रिसोर्स वन कैन फाइंड डिफाइंड एज रिसोर्स दैट refers to number of people and the mental physical capacity of people who are willing to work, यानी कैपेबल होने चाहिए, हेल्थी होने चाहिए, वर्क करने के लिए लायक होने चाहिए। फिर कहा जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसने कहा व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे बेटा बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है, ठीक है। जब हम बेटा देखते हैं बहुत सारी चीजें बेटा डिस्कस करती है, यहाँ पर हमें रुकना होगा क्योंकि बेटा यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेटा, एक स्लाइड ऐड करेंगे। वो कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चलिए बेटा तो हम लिख सकते हैं कल फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, ऐसे बेटा हम आंसर लिखेंगे, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन कहीं पे कम ज्यादा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स है। नंबर वन बेटा सबसे पहले आप देखिए, सो टोपोग्राफी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। टोपोग्राफी यानी बेटा लैंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर एरिया, कौन सा, लैंड स्ट्रक्चर, याद रखिएगा बेटा लैंड स्ट्रक्चर, किसी एरिया का लैंड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, यानी वहां की जमीन कैसी है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, ठीक है। आप देखोगे प्लेन्स में लोग ज्यादा रहते हैं बनस्बत के बेटा पहाड़ों पे, ठीक है। तो टोपोग्राफी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नंबर टू बेटा सॉइल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसी मिट्टी बेटा उसी हिसाब से वहां पर लोगों की आबादी ज्यादा होती है। सॉइल के बाद नंबर तीन बेटा आप देखोगे क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। क्लाइमेट के बाद बेटा नंबर फोर मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा मॉडर्न जमाने में आप देखोगे बेटा मार्केट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। मार्केट के बाद बेटा नंबर सिक्स आप देखोगे जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। वर्किंग अपॉर्चुनिटीज बेटा, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज बेटा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आप देख सकते हो बेटा, जिसकी वजह से आजकल पॉपुलेशन कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा
इसके बगैर बेटा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है। कौन से? नंबर 7 बेटा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे रिलीजन हो बेटा, ठीक है, इंडस्ट्रीज है या कल्चर है, ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे इफेक्ट करते हैं। नाउ व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स? क्यों इसे रिसोर्स माना जाता है? देखिए बेटा, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कोई भी रिसोर्स बेटा तब तक यूटिलाइज नहीं हो सकता जब तक कि वहां पर लोगों का अमल दखल नहीं होगा। इट इज द पीपल हु एडेड वैल्यू। बेटा ये इंसानी जो रिसोर्स को वैल्यू देते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स आर कंसिडर्ड, इसीलिए बेटा कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा है कॉजेस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है बेटा? जरा देखिए, अभी हमने कहा जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वैसे ही बेटा आप देख सकते हो देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस बेटा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे। जैसे बेटा जियोग्राफिकल फैक्टर है, फेवरेबल टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, फ्रेश वाटर, फेवरेबल क्लाइमेट, सॉइल फर्टिलिटी, हाँ, या बेटा माइनस का होना, ये इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर है। इसकी वजह से भी बेटा कहीं पर आबादी कम है, कहीं पर ज्यादा है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, आप बेटा देखिए सोशल का मतलब क्या हुआ बेटा? एरियाज जैसे बेटर हाउसिंग, एजुकेशन फैसिलिटीज, हाँ, लोग जाते हैं ना बेटा कुछ जगहों पर, आपने देखा यरूशलेम है, वाराणसी है बेटा, दुनिया में ऐसे ऐसे शहर है जो रिलीजियसली बेटा या कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोग वहां की तरफ जाएंगे। दैट वाई बेटा सोशल और कल्चरल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से अनइवन पॉपुलेशन है। इकोनॉमिक फैक्टर बेटा, जहां पर लोगों को आज के जमाने में अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोग उसी तरफ ज्यादातर जाते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट हुआ, ओसाका, मुंबई, ठीक है, ये एग्जाम्पल है बेटा इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन रैपिडली। दुनिया की आबादी जबरदस्त बढ़ रही है, क्या वजह है? इसके पीछे जो बेटा मेन रीजन है वो है हाई ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज विद द बेटर फूड सप्लाईज, मेडिसिन, बेटर फूड, लो डेथ रेट, हाँ, जो डेथ रेट रिड्यूस होती है, व्हाइल नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन। और बेटा बहुत सारा मसला क्या है कि हाई बर्थ रेट है वो भी एक बड़ा मसला है, किसके पीछे? रैपिडली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिर कहा जाता है डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के मुतालिक हमें दो फैक्टर्स डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो बेटा हमने कहा कि दो फैक्टर, सबसे पहले बेटा डेथ एंड बर्थ रेट, ठीक है। और देखिए बेटा फिर हमने कहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में आल्सो भी इफेक्टेड बाय पीपल कमिंग इनटू द पॉपुलेशन फ्रॉम समवेयर एल्स, यानी बेटा इमिग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट, एक तो डेथ एंड बर्थ एक फैक्टर है, दूसरा बेटा माइग्रेशन है, ठीक है, जिसे हम बेटा कहते हैं जब लोग क्या करते हैं, एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द एस एक्सपेरिमेंट। एस एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? एस एक्सपेरिमेंट होता है बेटा ग्राफिकली हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं जिसमें बेटा बर्थ और डेथ रेट्स होते हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं शॉर्टर टर्म। देखिए बेटा कहा गया ना बेबी बूम्स, वॉर्स एंड एपिडेमिक्स में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर बेसिक टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड शो हाउ डिफरेंट ट्रेंड्स आर डिस्प्लेड। बेसिकली A6 बेटा क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ग्राफिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। इसमें हम पर्टिकुलर एज और सेक्स को ही क्या करते हैं बेटा? प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं एज सेक्स पिरामिड। चलिए बेटा एक्सप्लेन द डेथ एंड बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है बेटा? 1000, याद रखिएगा बेटा, 1000 मेल और फीमेल में कितने लोग मरते हैं, याद रखिएगा कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल डाई इन 1000 एनुअली, ठीक है, उसे हम बेटा डेथ रेट कहते हैं। और बर्थ रेट क्या है? 1000 लोगों में, यानी 1000 पीपल, उसमें क्या आएंगे बेटा? मेल और फीमेल आएंगे, ठीक है, उसमें कितने लोग कितने बच्चे जन्म लेते हैं, लाइव बर्थ्स, ठीक है, लाइव बर्थ्स, यहाँ पर बेटा एनुअली, याद रखिएगा, एक साल में, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं? बर्थ रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए लिस्ट इनपुट एंड आउटपुट इन्वॉल्वड इन एनी कॉटेज इंडस्ट्री इन योर लोकेलिटी और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा पहले हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री की, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है बेटा? कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज जो बेटा घर की 4 दीवारियों के अंदर जिनके वर्किंग यूनिट्स हो। तो कॉटेज इंडस्ट्री में इनपुट क्या होता है जरा देखेंगे बेटा, ठीक है। अगर हम बेटा शॉल इंडस्ट्री की बात करेंगे, एग्जाम्पल बेटा शॉल की लेंगे। शॉल में सबसे पहले बेटा अगर आप देखोगे इसमें बेटा सबसे पहले वूल यूज होता है, वूल हो। अगर पश्मीना हो तो बेटा वहां पर भी पश्मीना वूल यूज होता है, ठीक है, पश्मीना। तो बेटा थ्रीड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल बेटा होगा, रॉ मटेरियल जो भी होगा जिसमें बेटा थ्रीड होता है, ठीक है। थ्रीड के बाद बेटा कलर्स, थ्रीड कलर्स होते हैं, ठीक है, थ्रीड कलर्स। फिर बेटा उसके बाद क्या होती है? कलरिंग होती है, हाँ, कलरिंग के बाद बेटा उसे हम छपाई कहते हैं, छपाई यानी नक्शे निगारी होती है,
छपाई, जिससे बेटा नक्शे वगैरह डाले जाते हैं। फिर बेटा उसके बाद क्या होता है, नीडल वर्क होता है उस पर, नीडल वर्क। तो बेटा ये इनपुट है नीडल वर्क। फिर उसके बाद बेटा उसकी क्या होती है, फिनिशिंग होता है। फिनिशिंग के बाद बेटा आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट बेटा हमें एक क्राफ्ट मिलेगा। इसी हिसाब से बेटा बाकी इंडस्ट्रीज में भी होते हैं। पेपर माशी में जैसे पेपर पल्प इनपुट है, लेबर इनपुट है, ठीक है। ये बेटा एक हमने कहा पेपर माशी भी कॉटेज इंडस्ट्री में आती है। वहां पर क्या होता है, पेपर बेटा इनपुट है, पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा पेपर, वहां पर पेपर है, पेपर के बाद बेटा लेबर है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर बेटा लेबर है, लेबर और बेटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो पता ही है बेटा, इन्वेस्टमेंट लिटिल कैपिटल यूज होता है। फिर वहां से बेटा आपको डिजाइनर डेकोरेटेड पीस मिलेगा, वो आपका आउटपुट है, ठीक है। अब इसने मिनरल इंडस्ट्री का कहा है, तो बेटा मिनरल इंडस्ट्री में क्या है, मिनरल इंडस्ट्री की जब हम बेटा इनपुट बात करते हैं तो लाइमस्टोन बेटा याद रखिएगा, लाइमस्टोन है। हाँ, लाइमस्टोन के बाद बेटा कोल इनपुट है। कोल के बाद आप बेटा देखिए, इसमें आप देखिए बेटा जिप्सम आता है। हाँ, जिप्सम के बाद बेटा लेबर आता है। हाँ, लेबर के बाद बेटा पावर आता है। ये सारे इनपुट से और बेटा वहां से आपको सीमेंट एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। हो गया क्लियर। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेपर माशी। बेटा पेपर माशी पे एक शॉर्ट नोट है। पेपर माशी बेटा कंपोजिट और वेस्ट मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ सम पल्प और पीसेस ऑफ पेपर। इसमें बेटा पेपर के पीसेस होते हैं और जो बेटा फिर एनफोर्स अगेन बेटा किए जाते हैं, हाँ, विद टेक्सटाइल और एडाइसिव से बेटा बाउंड होते हैं। सम स्टार्च, ग्लू और पेस्ट। बेटा इट इज यूज्ड वाइडली इन आर्ट। ये बेटा आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होता है। मटेरियल ऑफ इकोनॉमिकल बिल्डिंग इन मेनी सेरेमनीज। इसके यहाँ पर बेटा ये जो पेपर माशी है ना, ये एक आर्ट है, ठीक है। ये पेपर के मोल्ड पर बेटा ऊपर से एक बहुत ही हल्का ये डेकोरेटेड पीस होता है। इस पर खूबसूरत फूलकारी करके होती है, ठीक है, बहुत खूबसूरत, ठीक है। फिर है बेटा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इसको डिस्कस कीजिए। तो हैंडलूम एंड इंडस्ट्री बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ठीक है। वीविंग हो इसमें, फैब्रिक, पश्मीना, रफल, सिल्क, साड़ी, ठीक है। इट इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती है। क्रूशियल रोल एम्प्लॉयमेंट में बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यहाँ पर बेटा रोल प्ले करती है। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बेटा सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं कहां से, यहाँ पर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से। फिर बेटा कहेंगे लिस्ट सम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कौन कौन है बेटा, फॉलोइंग आर, आप ऐसे मेरा बेटा लिख सकते हो, फॉलोइंग आर सम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ J&K। नंबर 1 बेटा, ठीक है। पहला क्या है, पहला है बेटा अगर आप देखोगे हैंडलूम इंडस्ट्री। दूसरा क्या है बेटा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तीसरा क्या है बेटा, कॉपर वर्क। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हमने लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे बेटा कारपेट मेकिंग, पेपर माशी। पेपर माशी आती है बेटा, कारपेट वीविंग के बाद आती है पेपर माशी। पेपर माशी के बाद बेटा कांगरी मेकिंग, कांगरी मेकिंग, ठीक है। फिर आता है बेटा विल्लो वर्क। तो बेटा ये यहाँ की सम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है जो बहुत रिवायती इंडस्ट्रीज जिनको हम कहते हैं, जो बहुत टाइम से चल रही है। चलिए, टूरिज्म इंडस्ट्रीज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुगल गार्डन्स एंड टुलिप गार्डन्स आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इट, डिस्कस। तो बेटा हमने कहा टूरिज्म, जब हम बात करते हैं तो टूरिज्म क्या है बेटा, टूरिज्म बैकबोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना, बैकबोन ऑफ J&K, बैकबोन ऑफ J&K इकोनॉमी, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन है, ठीक है। तो बेटा जब हम बात करते हैं टूरिज्म की वजह से, टूरिज्म किस में आता है बेटा, सर्विस सेक्टर में आता है, याद रखेगा, सर्विस सेक्टर में आता है। ये बेटा लिंक करता है बाकी सेक्टर्स को, एक लिंक प्रोवाइड करता है, लिंक टू अदर सेक्टर्स, है ना, लिंक टू अदर सेक्टर्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर वैली में क्या है बेटा, स्पेशली जब हम मुगल गार्डन्स की बात करेंगे और टुलिप गार्डन की बात करेंगे, ये कुछ ऐसे एरियाज है जो बहुत ही खूबसूरत एरियाज है, जो बेटा जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, ठीक है। और बेटा जब हम टुलिप गार्डन की बात करते हैं तो 2012-13 में इसने 13 करोड़ से ज्यादा बेटा इसने कमाई करके दी, ठीक है। और टुलिप गार्डन लोग बेटा बहुत जोक दर जोक जाते हैं, खूबसूरत जगह है। एशिया की अगर हम बात इस वक्त करेंगे बेटा, और मुगल गार्डन्स बेटा, मुगल गार्डन्स को आपको पता ही है सैकड़ों सालों से बेटा कश्मीर की शान बनी हुई है। यहाँ पर देश विदेश से बेटा फॉरेनर से टूरिज्म आते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज भी जम्मू कश्मीर लाते हैं। खूबसूरत जगहें हैं, चाहे बेटा आप चश्मशाही की बात करो, चाहे आप बेटा निशात की बात करो, ठीक है, शालीमार की बात करो। दैट वाई बेटा कि ये इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पर लाखों लोग हर साल आते हैं इन न कि
खाली बेटा गुलमर्ग वगैरह, बल्कि मुगल गार्डन्स और टूलिप गार्डन्स का चक्कर मारने भी। और यही बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई हमारे होटल्स है, हमारे कैफेज हैं, हमारे रिक्शा वाले हैं, है ना, हमारा शॉल है। सो दैट वाई बेटा दे आर दिस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट सेक्टर। चलिए नाउ डिस्कस अ ग्रुप बेस्ड एग्रो बेस्ड, ये बेटा है एग्रो बेस्ड, है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट एग्रो। डिस्कस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बेटा कौन सी है? जैसे बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, ये हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है बेटा। हॉर्टिकल्चर में हमारी एप्पल इंडस्ट्री है, ठीक है, एप्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैफ्रॉन है बेटा। हाँ, हॉर्टिकल्चर में क्या है बेटा, एप्पल को आप डिस्कस कर सकते हो, हाउ एप्पल इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। या बेटा एग्रो में आप बेटा बात कर सकते हो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट, जम्मू कश्मीर इज फेमस फॉर ड्राई फ्रूट्स। या बेटा एग्रो इंडस्ट्री में आप एक और चीज जगह बेटा बात कर सकते हो, ठीक है, वो है बेटा बासमती राइस के बारे में ऑफ जम्मू, बासमती राइस जो जम्मू में उगता है, बासमती राइस, ठीक है। या बहुत सारी चीजें बेटा और भी है, जैसे सैफ्रॉन है बेटा, ठीक है, सैफ्रॉन के बारे में आप लिख सकते हो, हाउ दिस सेक्टर इज बूस्टिंग द एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। या स्पेशली बेटा फ्रूट्स की जब हम बात करेंगे, एप्पल सेक्टर की बात करेंगे। फिर बेटा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हमने अभी बात की इससे पहले। और फॉरेस्ट इंडस्ट्री के बारे में बेटा, फॉरेस्ट इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज ये इंडस्ट्री बेटा जम्मू कश्मीर में हर्ब्स प्रोवाइड करवाती है, हर्ब्स के बगैर बेटा लकड़ी प्रोवाइड करती है घरों के लिए, मकानों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जॉइनरी मिल्स भी है गवर्नमेंट की अपनी, ठीक है, गवर्नमेंट लकड़ियां प्रोवाइड करवाता है, टिम्बर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा इस पर फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर पे एक सिंपल सा नोट बनाना है, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन अपने सेशंस में डिस्कस किए हैं। चलिए नाउ मूविंग टू द बेटा पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। बेटा पॉलिटिकल साइंस का जो गेस्ट है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे यहाँ है, व्हाई डज डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है बेटा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, जरा देखिए बेटा क्यों, ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, सोसाइटी को बेटा इन्वॉल्व करता है। ये बेटा आइडियल्स फॉर्म्स बेस ऑफ किंग का किस तरीके की गवर्नमेंट और सिटीजनशिप कैसी होगी बेटा, उसको जिंदा रखता है। दैट वाई डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। फिर कहा गया है व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, अगर पावर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो रिप्रेजेंटेटिव्स के पावर पर रिस्ट्रिक्शन तो क्या होगा बेटा, याद रखिएगा, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो बेटा तो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके बेटा एक इनजस्ट सा माहौल पैदा होगा, जिसकी वजह से कोलैप्स हो सकता है डेमोक्रेटिक आइडियल्स सोसाइटी में, ठीक। चलिए बेटा फिर कहा गया है एग्जामिन द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बेटा हम की फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या बेटा, फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में बेटा पावर ऑफ डिवीजन, यानी बेटा यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। अब बेटा दूसरा है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल। तीसरा बेटा सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फेडरलिज्म का तरीका क्या है बेटा, यहाँ पर पावर एक से ज्यादा यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिससे क्या होती है, स्टेबिलिटी रहती है, ठीक। फिर बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर बेटा इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में बेटा लोगों के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और बेटा उसका नतीजा निकला लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। और वहां पर फिर बेटा क्या होती है, लोगों के लिए कानून बनते हैं, लोगों के लिए बेटा लोगों की आवाज उठती है। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर एक के पास नहीं रखा जाता है, पावर एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बांटा जाता है। जहां पर हम बेटा बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे बिटवीन लेजिस्लेचर को भी बेटा पावर दिया जाता है, हाँ, एग्जीक्यूटिव को भी, और जुडिशरी फिर उन सब पर नजर रखती है। अगर ये सारा नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा, ये बेटा आप आंसर आपको फिर ये आंसर क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा वहां पर, ठीक है, अगर ये लॉन्ग आंसर में आया, ठीक है। तो बेटा आपको बताना होगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में क्या एंगल है और कैसे ये काम करती है। रूल ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन मेरिट्स ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बताइए या मेरिट ऑफ राइट्स बताइए बेटा। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो प्रेमियरली बेटा ये प्रोटेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को, कहां पर, आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस की, ठीक है। तो बेटा इसके बाद क्या है, जब हम देखते हैं बेटा एक इंडिविजुअल को ये पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी बेटा, ये अनटचेबिलिटी बेटा फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर ही हटाई गई। बेगार को प्रोहिबिट किया गया फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर। ये स्पेशलिटी है ना, यही तो मेरिट है, वहां पर आप अपनी क्लेम को प्रूव कर सकते हो, आपको हक मिलता है, दैट इज द बिगेस्ट मेरिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, या बेटा इसने कहा लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है लिस्ट, ठीक है बेटा, व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। क्वेश्चन है बेटा आदिवासीज क्यों कंटिन्यूअसली क्या मार्जिनलाइज बन रहे हैं। तो बेटा हमने 2 रीजंस दिए हैं,
पीपल ऑफन रॉन्गली बिलीव दैट आदिवासीज आर एक्सोटिक। बेटा लोगों को गलत फहमी है कि लोग ये क्या है, ये एक्सोटिक है, प्रीमिटिव और ये बैकवर्ड है और बिल्कुल पता नहीं किस जमाने के हैं। आदिवासीज को ब्लेम किया जाता है कि उनमें एडवांसमेंट नहीं है जिस वजह से, और उनको वो चेंज, उनके यहाँ पर वो आइडियाज का चेंज नहीं है जिस वजह से बेटा उनको क्या किया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द एलिमेंट्स बिहाइंड मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन के पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं? तो बेटा हम जरा देखेंगे कौन से एलिमेंट्स है। सबसे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस, पुअरिटी, बैकवर्डनेस और एक्सप्लॉयटेशन बेटा इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है। ठीक, चलिए नाउ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट। रोल ऑफ पार्लियामेंट को बेटा हमें डिस्कस करना है। तो पार्लियामेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट बेटा देखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शन। जो बेटा लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या करता है बेटा, लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या करता है बेटा, प्रैक्टिस करता है। ठीक है, परफॉर्म करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ इन द कंट्री। तो बेटा मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है जो लॉ मेकिंग है। ठीक है, रोल ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये क्या करती है, ठीक है, ये बेटा नए लॉज लाती है। ठीक है, याद रखिएगा पार्लियामेंट का रोल क्या है। जब हम पार्लियामेंट, रोल ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, रोल ऑफ पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट नंबर 1 बेटा ये क्या करती है, न्यू लॉज। ठीक है, ब्रिंग न्यू लॉज, ये बेटा नए लॉज बनाती है, ब्रिंग न्यू लॉज, नए लॉज लाती है, ब्रिंग न्यू लॉज, या बेटा लॉ मेकिंग करती है। नंबर 2 बेटा पॉलिसीज बनाना इसका काम है। ठीक है, और क्या करती है बेटा, ये रिपील। नंबर 3 बेटा रिपील भी कर सकती है किसी कानून को। ठीक, और यहाँ पर नंबर 4 बेटा डिस्कशन होते हैं। क्या होते हैं, डिस्कशंस। ठीक, फिर बेटा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डू यू थिंक देयर आर फ्यू पीपल इन पार्लियामेंट। क्या बेटा कहा गया, व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू वुमेन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बहुत ही कम वुमेन है। ठीक है, तो बेटा सही है, पॉपुलेशन जब हम अपनी कंट्री की देखेंगे बेटा उस हिसाब से वुमेन की पॉपुलेशन बहुत कम है। कहां पर, पार्लियामेंट में बहुत कम वुमेन है। उसके पीछे रीजन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, फैमिली है, सोसाइटी है। ठीक है, और कुछ रीजन है जो बेटा हमने डिस्कस किए, उनमें लैक ऑफ लिटरेसी है। ठीक है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लैक ऑफ फ्रीडम और पॉलिटिकल विल। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी बेटा एक रीजन है जिसके पीछे, जिसकी वजह से सम वुमेन्स, ओनली फ्यू वुमेन्स आर इन पार्लियामेंट। यानी बेटा अब स्टेट्स में देखिए खाली 5% वुमेन स्टेट असेंबलीज में, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 12 से कितनी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बेटा आप देखो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बेटा आप देखो कितनी, खाली 14 से लेकर 12 से 14% वुमेन्स ही है। सो दैट वाई बेटा वुमेन्स की आवाज आगे नहीं आती है। ठीक है, फिर कहा गया एक्सप्लेन द टर्म कोलेशन, व्हाट डज मीन बाय कोलेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन है बेटा कि कोलेशन क्या होती है और कोलेशन फॉर्म का मतलब क्या है। तो बेटा सीधे सीधे मतलब है जहां पर, जब अलायंस, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, याद रखिएगा, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर, व्हेन 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, दैट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, जब एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती है, व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉयज द मेजॉरिटी, तो बेटा या सपोर्ट, तो उस वक्त क्या होती है, उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स क्या है बेटा, क्वेश्चन है डिफाइन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, सवर्न है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, और बेटा इसका इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी, बेटा ये क्या है, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द टर्म कोलिशन। कोलिशन क्या होता है और व्हाट डज इट मीन, ये बेटा हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए नाउ बेटा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म डिफेंस लॉयर। ये डिफेंस लॉयर क्या होता है। डिफेंस लॉयर बेटा एक्ट करता है बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड, याद रखिएगा, बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड। ये ही शी प्रोड्यूस विटनेस बेटा और एविडेंस बिफोर द कोर्ट। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका जो क्लाइंट होगा उसको डिफेंस करना, ठीक है, उसके विटनेसेस को, उसके एविडेंसेस को, उसे बेकसूर साबित करना अपने क्लाइंट को, ठीक है। एक प्लेंटिफ इज द पर्सन हु ब्रिंग द केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है, याद रखिए बेटा डिफेंस लॉयर का काम होता है अपने क्लाइंट को टू डिफेंड द क्लाइंट, टू डिफेंड क्लाइंट। सिंपल बेटा क्या होता है, डिफेंड क्लाइंट, अपने क्लाइंट को क्या करना, डिफेंड करना, टू डिफेंड क्लाइंट, टू डिफेंड हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, दैट ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्शन, वो किसी क्रिमिनल एक्शन में नहीं है, वहां पर एविडेंसेस। फिर है व्हाट इज कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल किसको कहते हैं बेटा, क्वेश्चन है व्हाट इज कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्या होता है, उसका मतलब होता है ऑफेंस फॉर विच कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस in which police officer may
in accordance with the first schedule or under any other law for time bail enforce arrest without warrant। कॉग्निजेबल बेटा उसे कहते हैं जहां पर एक शख्स को अरेस्ट किया जाए, ठीक है, किसी वारंट के बगैर, लॉ टाइम बेल इन्फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये बेसिकली ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for time bail enforce arrest without warrant। वारंट के बगैर बेटा ये क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ठीक, चले आगे। तो इसके बाद बेटा एक्सप्लेन टर्म क्रॉस एग्जामिन, डिटेंशन, एक्यूज्ड विटनेस, ठीक है। ये टर्म्स बेटा हमें बतानी है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है, ठीक है, और बेटा फिर हमें बताना है एक्यूज्ड क्या होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है बेटा, बेसिकली बेटा इस टर्म का मतलब होता है एग्जामिन करना, अपोनेंट को एग्जामिन करना, ठीक है। कोर्ट में दो लोग होते हैं बेटा, ठीक है, अपोजिशन में दो लोग होते हैं, एक एक्स और वाई, ठीक है। एक्स का भी अपना वकील होता है, वाई का भी अपना वकील होता है। तो बेटा ये फिर एक दूसरे को वापस रिटर्न बेटा क्या करते हैं, ये फिर एक दूसरे को सवाल और जवाब पूछने की इनको इजाजत होती है, यानी विटनेसेस वगैरह इंट्रोगेशन करना, ठीक है। विटनेस बाय अपोनेंट फॉर पर्सन हु अपॉइंटेड विटनेस फॉर द पर्टिकुलर केस। क्रॉस एग्जामिन कोर्ट इज डन ब्रिंग आउट द ट्रूथ, सच को आगे लाने के लिए, जस्टिस को करने के लिए बेटा, पर्सन को डिफेंड करने के लिए बेटा क्या करती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। डिटेंशन, डिटेंशन क्या होता है बेटा, एक टाइम पीरियड के लिए पर्सन को क्या किया जाता है, उसकी सारी फ्रीडम को रिमूव किया जाता है, उसकी फ्रीडम को, ठीक है। द टर्म डिटेंशन इज यूज्ड फॉर प्रोसेस टू होल्ड पर्सन बाय रिमूविंग हिज और हर फ्रीडम प्रोवाइडेड। जो उसे बेटा फ्रीडम होता है ना, लॉ ने दिया होता है, उसको कुछ टाइम के लिए बेटा उसे रोका जाता है। बाय द लॉज एट द टाइम व्हेन इट नीड्स अ पर्सन गेट डिटेंशन ड्यू टू एनी, अगर उसने कोई क्रिमिनल, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या कोई क्रिमिनल एक्ट उसने किया है, तो उसे या इन्वॉल्व हो, तो बेटा उस पर कुछ चार्जेस अप्लाइड हो, ठीक है। तब बेटा सिंपल मीनिंग क्या है इस वर्ड का, कि उसे क्या किया जाता है बेटा, उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है। एक स्मॉल पनिशमेंट मानो दी जाती है। द केस ऑफ डिटेंशन कैन वेरी, ठीक है, और ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोर्ट कभी कभार बेटा टाइम देता है कि इतने टाइम तक आप इसे अपने पास रख सकते हो, ठीक है। और इसके बगैर बेटा डिटेन किस चीज पर, अगर किसी को कोई बीमारी लगी हो उस वक्त भी बेटा उसे डिटेन किया जाता है। अच्छा, एक्यूज्ड का मतलब क्या हो, जिस पर कोई इल्जाम लगा हो, चार्ज लगा हो, ठीक है। दैट द पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस, अगर किसी पर ऑफेंस का चार्ज लगा हो, क्रिमिनल चार्जेस लगे हो, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज डन एनी क्रिमिनल, या कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो, देन कोर्ट बेटा उसको क्या कहता है लीगली, तो बेटा उसे कहता है ये एक्यूज्ड है। अच्छा, विटनेस का मतलब क्या होता है, टर्म विटनेस इज यूज्ड इन द लॉ फॉर पर्सन हु इज एविडेंस। विटनेस का मतलब होता है गवाही, सिंपल। द पर्सन हु हैज विटनेस्ड, जिसने क्राइम देखा हो या कोई क्रिमिनल एक्ट देखा हो या उसके सामने हुआ हो, ठीक है। ये बेटा कानूनी तौर पर ये एक टर्म है यूज्ड फॉर पर्सन हु इज ब्रॉट टू कोर्ट फॉर हियरिंग। जब बेटा हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, उस दौरान बेटा इस किसी एक शख्स की जो गवाही होती है, या बेटा उसने आंखों देखा हाल होता है, या कोई कागज कोई डॉक्यूमेंट, बेटा ये विटनेस के तौर पर हो सकता है, गवाही के तौर पर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बेटा हमसे पूछा जा सकता है जज या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेटा क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है बेटा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट या गवर्नमेंट को बेटा कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए, ठीक है। दे प्रेजेंट द केस अगेंस्ट एक्यूज्ड के अगेंस्ट बेटा ये केस प्रूव कर सकते हैं। फिर कहा गया है दे एग्जामिन विटनेस, प्रेजेंट एविडेंस, ठीक है। विटनेसेस को, एविडेंसेस को बेटा ये प्रेजेंट करते हैं, लीगल आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, द जज डिसाइड्स व्हेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी, फिर जज का काम है कि उसे तय करना कि ये गिल्टी है या इनोसेंट, ठीक है, कि ये क्या है। चलिए फिर बेटा कहा गया ही में सेंड द पर्सन, जेल भेज सकता है, कन्विक्ट कर सकता है। इफ द एक्यूज्ड कन्विक्टेड, अगर एक्यूज्ड कन्विक्ट हुआ, देन जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, फिर जज साहिब क्या बोलते हैं, सजा बोलते हैं। ही में सेंड द पर्सन, वो जज क्या कर सकता है बेटा, एक शख्स को जेल या बेटा उस पर फाइन भी लगा सकता है, या तो जेल भेज सकता है या तो बेटा कानून के मुताबिक जो सही होगा। राइट अबाउट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर क्या होती है, FIR, ठीक है। FIR को हम बेटा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस के सामने बेटा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो पुलिस बनाती है। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन पुलिस रिसीव, जब भी पुलिस को इंफॉर्मेशन रिसीव होगी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि कोई ऐसा वाक़ा हुआ जिस पर किसी को अरेस्ट करना है, तो बेटा FIR दर्ज होती है। अच्छा, वाटर फ्लो इन ट्रिकल इन समर मोस्ट प्लेस इन इंडिया, क्या मसला है कि पानी की कमी समर्स में देखने को मिलती है, तो बेटा वाटर फ्लो ट्रिकल इन समर मोस्ट प्लेस इन इंडिया, जरा देखते बेटा। सबसे पहले बेटा स्मॉल रिवर, जो छोटे छोटे, इंडिया के बहुत सारे रिवर वाटर पेरेनियल रिवर है, ठीक है। सॉरी ये बेटा क्या कहते हैं उसको, हम सीजनल रिवर्स है। तो हीट वेव की वजह से, बारिश कम होने की वजह से भी वहां पर बेटा रिवर सूख जाते हैं, तो एक्सेसिव हीट वेव एक रीजन है। दूसरा
ठीक है बेटा। दूसरा बड़ा रीजन क्या है बेटा? दूसरा बड़ा रीजन हम देखते हैं। दूसरा बड़ा रीजन बेटा कहा गया है कंजप्शन ऑफ बोरवेल वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, कंजप्शन ऑफ बोरवेल वाटर बेटा इंक्रीज हो गया, लेवल ऑफ अंडरग्राउंड बेटा डाउन हो गया है। द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर, और समर में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एफिशिएंट एनफ टू फुलफिल इंक्रीज डिमांड फॉर, और बेटा म्युनिसिपलिटी फिर कोशिश करती है इस पानी को भरपाई करने की वजह से। और दूसरा मसला क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर भी बेटा है, जिसकी वजह से समर में हमें ये तकलीफ सहनी पड़ती है। Now moving to the another, do you think distribution of public facilities in our country is adequate and fair? Give an example. यहाँ आपको लगता है कि पब्लिक फैसिलिटीज हमारी कंट्री में एडिक्यूट और फेयर है? एग्जाम्पल दीजिए। तो बेटा क्या कहेंगे? नो बेटा, नो डाउट बेटा। हमारे क्या कहा गया है कि while there is no doubt that public facilities should be made available, एक तो पब्लिक फैसिलिटीज बेटा अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, in reality we see that there is a great shortage of such facilities, मगर बेटा हम देखते हैं कि एडिक्यूट अच्छी होनी चाहिए, मगर फिर भी क्या है? लैकिंग है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन अवर कंट्री नाइदर एडिक्यूट नॉर फेयर, ना तो बेटा एडिक्यूट है, ना तो बेटा हम कहेंगे बिल्कुल फेयर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो दिल्ली के रहने वाले हैं, अवेल ऑल पब्लिक फैसिलिटीज लाइक बेटा दिल्ली वालों को हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, कॉलेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बट अगर हम बेटा आगे जाएंगे ना कुछ ही किलोमीटर, मथुरा, अलीगढ़ जाएंगे, तो लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत क्राइसिस है पब्लिक फैसिलिटीज की। वाटर शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी कट है, हाँ, और बेटा नॉर्मल रूटीन लाइफ बिल्कुल बेटा सही नहीं चलती है वहां पर। ठीक है, बहुत मुश्किलात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी डेवलप्ड नहीं है। कंपेयर टू मेट्रोज लार्ज, बड़ी बड़ी सिटीज में मेट्रो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक फैसिलिटीज हर जगह एक जैसी नहीं है। एग्जांपल के साथ हमने आंसर दिया। ठीक है, आप बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस आंसर को पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए बेटा, व्हाट इज यूनिवर्सल एक्सेस? यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब होता है फिजिकल एक्सेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, हर एक इंसान तक इस चीज का, इस कोई किसी चीज का पहुंचना। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, अफोर्डेबल प्राइस पर चीज पहुंचनी चाहिए, उसी को बेटा कहा गया है यूनिवर्सल एक्सेस। ठीक है, तो बेटा यहां से कंप्लीट होता है आपका जियोग्राफी एज वेल एज बेटा पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने गेस्ट पेपर में दिए थे, और बेटा उसके बगैर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए यहाँ पर। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बेटा मिलते हैं फिर एक किसी लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।